तो अब हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हमारे पास इन्फ्लेशन का ये क्वेश्चन अच्छा है, जिसमें हम दो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। जब हम फूड और एनर्जी प्राइजेस को इन्फ्लेशन में काउंट करते हैं तो उसे हेडलाइन बोलेंगे, और जब इसी को एक्सक्लूड कर देंगे फूड और एनर्जी को, क्योंकि ये दोनों के प्राइसेस सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, मतलब इन्हीं में बढ़ोतरी घटौती, मतलब जो भी है इन्हीं में सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो जब इंक्लूड होगा तो हेडलाइन, जब एक्सक्लूड होगा तो कोर इन्फ्लेशन। देन वी हैव स्टार्टअप इंडिया, ये 2014 में हुआ है, तो इसी के लिए रिवाइज अगर हम करेंगे तो स्मार्ट सिटी मिशन कल हमने करा था, दैट इज़ 2015 में हुआ था। देन टॉबिन टैक्स, ये आपका फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में लगता है। अब टॉबिन टैक्स है तो टॉबिन नाम के आदमी था जेम्स टॉबिन, और इंडिया में इसी के रिलेटेड था हमारे पास सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन हमने लास्ट भी करा था कि इन्फ्लेशन किसको बेनिफिट करता है, डेटर्स को, मतलब जो उधार लेके बैठे हुए हैं। फिक्स्ड इनकम ग्रुप को कुछ करेगा ही नहीं, वो उनके पास तो फिक्स्ड पैसा ही है। द राइज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी, जब खुद मार्केट के उससे हो रहा है, जब हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ मार्केट में डिमांड और सप्लाई में है, तो इसमें या तो एप्रिसिएशन होगा या तो डेप्रिसिएशन होगा। सो व्हेन वी हैव एप्रिसिएशन तब हम उसे बोलेंगे राइज इन वैल्यू। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ राइज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटिव टू अनदर इज अ वीकनिंग ऑफ अ करेंसी। इसका आंसर हो गया हमारा ए। और इंडिया का टैक्स सिस्टम क्या है, प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्सेशन भी बढ़ेगा। जीएसटी का एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कब से इफेक्टिव था, दैट इज 1 जुलाई 2017, और जीएसटी की फुल फॉर्म में तो क्या ही पूछेंगे आप। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अब कंफ्यूजन होता है फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी, आरबीआई करती है मॉनेटरी में है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज या बेचना डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कर देंगे। सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक आपका एसबीआई है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। देन डायरेक्ट टैक्स नहीं है, सेल्स टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगा है और उसी से हम कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। आरबीआई का एक काम जो नहीं है, देखिए, करेंसी को रेगुलेट करना है, क्रेडिट को रेगुलेट करना है, फॉरेक्स को कस्टडी और मैनेजमेंट करना है, फॉरेन ट्रेड उसका काम नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इसमें आपका आएगा टैक्स पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट नहीं आएगा, यहाँ मॉनेटरी में फंस जाएगा। 1 रुपये का जो नोट है उसमें सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करते हैं। आरबीआई का जो एक्ट है वो 1935। अच्छा, एग्जिम की यहाँ पे सेटअप हुआ है 82 में। अब 82 में नाबार्ड भी हुआ था, दैट इज़ 19 जुलाई 1982 में ही। और हमारे पास दूसरा आ जाता है सेबी। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये 1987 में है। एक क्वेश्चन आगे भी है, LIC, दैट इज़ 1956। तो कुछ ईयर्स याद करने पड़ेंगे। अच्छा हाँ, एक ये भी है कि किसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई आया था, हिल्टन यंग, इस पे आ चुका था। देन यू हैव प्लास्टिक मनी, दैट इज़ क्रेडिट कार्ड, बहुत पुराना है। बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 19 जुलाई को, ठीक है। देन अभी देखो, ये तो 14th फाइनेंस कमीशन है। रिसेंटली अगर हमसे बोला जाए दैट इज़ वर्टिकल, तो वो 41% है सेंटर और स्टेट के बीच में। और हॉरिजॉन्टल का हमारे पास होता है आपका इनकम, एरिया, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक, फॉरेस्ट और टैक्स एफर्ट्स। इन क्राइटेरियाज में आपका बटेगा। ये किन क्राइटेरियाज में बटना होता है, ये यूपीएससी के 23 वाले क्वेश्चन में था, तो इसे भी याद कर लेना है। देन वी हैव, हाँ ये लाइफ इंश्योरेंस वाला आ गया है ना। RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नाबार्ड के अंतर्गत 1995 में रखा गया है। आरबीआई का जो टेन्योर है दैट इज़ योर 3 ईयर्स। अब आरबीआई किसके कमीशन के रिकमेंडेशन आया था, अभी हमने करा था, दैट इज़ हिल्टन यंग। देन यू हैव टैक्स कमीशन। अच्छा, टैक्स कमीशन को रखा है 1951 में। अब कौन था इसका, कालदौर, हम सिर्फ पहले ही नाम याद रखेंगे। और एक हमारा यूपीपीएससी का एक क्वेश्चन था, कालदौर की जो कौन सा एक टैक्स था, वो किसने करा था टैक्स, दैट वाज कालदौर, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारा टैक्स कमीशन से आएगा, हमें बस ये याद रखना है कि पहले कौन थे, कालदौर 1951। देन वी हैव, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कैपिटल मार्केट में कौन सा इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करेगा, सेंट्रल बैंक तो करेगा ही नहीं, कमर्शियल बैंक क्यों करेगा, बिल ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक करेगा, ठीक है। एंड वैट और ये सब तो पुराना हो गया। हाँ, द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज एज द टैक्स बेस इंक्रीजेज, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स कम होता रहेगा। ये भारत में नहीं होता है, भारत में प्रोग्रेसिव होता है, और इस सिस्टम को हम रिग्रेसिव बोलेंगे। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन आ गई है क्लियर। इम्पैक्ट, इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन एंड द सेम पर्सन, इसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जैसा आपका इनकम टैक्स होता है।
जीएसटी कौन से उससे आया था? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। 102 से क्या आया था? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 103 से क्या आया था? ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। 104 से क्या आया था? एंग्लो इंडियन हट चुके थे। 105 ये SEBC से रिलेटेड कुछ उन्हीं से रिलेटेड था। 106 विमेन को रिप्रेजेंटेशन दिया गया 33%। तो ये रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं हमारे। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन मैनेज करता है, दैट इज़ RBI। और ये क्वेश्चन था टैक्स रिफॉर्म्स के लिए कौन सी कमेटी थी? देखो नरसिम्हन कमेटी आपका फिनेंशियल सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से था। टैक्स इट इज चलेया। देन UNDP बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसमें महबूबुल हक और अमर्त्य सेन 1990 में। इसी में एक हमारे पास मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स आ गया था 2010, वो भी यूपी के कोई पेपर्स में आया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा NSSO। लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ये नाम याद रखना। इस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज पे जर्मनी पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए थे, सारा बर्डन उसी पे डाल दिया था। IMF किसको लोन देता है ये याद रखना, IMF सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंबर कंट्रीज़ को लोन देता है। इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC। स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये क्वेश्चन, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको मिलते हैं? एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। अब कैसे याद रखेंगे? शेयर देने हैं और स्वेट मतलब खून पसीना, तो हम अपने कंपनी के लोगों को ही देंगे। मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एक्ट, ये किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड बैंक, ये आपका इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है। और वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या है? IBRD। और मीगा प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क, ठीक है, ये फिनेंस करने के लिए ही है। इसमें एक IDA होता है, वर्ल्ड बैंक का ही ग्रुप है। IDA पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को देता है, ये भी एक क्वेश्चन है। जिल्ट एज सिक्योरिटीज़, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। और WTO का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि उनके पास डिस्प्यूट रिजॉल्विंग का मैकेनिज्म नहीं है। तो आज हमारा बस थोड़े से और क्वेश्चंस बचे हैं और ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें से FDI का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए आपने टेक्सटाइल, आपने कोई मिल एक्वायर कर लिया किसी ओवरसीज़ ने, या आपने अपना बिजनेस ही खोल लिया है, या फिर आपने नया स्टील प्लांट कर दिया, लेकिन जब आप बॉन्ड्स और स्टॉक में लगाते हो वो FDI नहीं होता है, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। HDI के कौन कौन से मानक होते हैं? आपका एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम, नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, ये नहीं काउंट होता है। ये क्वेश्चन 2008 के UPSC में भी था। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, चांसेस नहीं है बट फिर भी कर लेते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ पुअर US बेस्ड एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टॉक्स मार्केट के रिलेटेड होगा। उसमें SP 500 था पहचानने को कि क्या है। अच्छा, अ पर्सन हु एक्सपेक्ट्स अ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे को हम बोलते हैं बियर, ठीक है। मैत्री सेतु ब्रिज, ये किन के बीच में है? इंडिया बांग्लादेश। रेगुलेटरी बॉडी आपका आ जाएगा SEBI, एंड वो स्टैब्लिश, अभी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। 1992 ब्रेटन वुड ट्विंस में IMF आया था और IBRD आया था, और सार्क रखा गया 1985 में। तो आज हमारा Day 2 कंप्लीट हो चुका है और कल हम अपना इंडियन इकोनॉमिक कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।